नमस्ते दोस्तों। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की बात करेंगे। कक्षा 12 में विषय हिंदी अनिवार्य है और हिंदी अनिवार्य से आप समझ सकते हैं कि कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले प्रत्येक बालक बालिका के, वो चाहे किसी भी फैकल्टी का हो, सभी के काम आएगा। और यहाँ इस विषय को कुल मिलाकर 5 खंडों में विभक्त किया गया और उसका जो तीसरा खंड है, जिसे व्यावहारिक व्याकरण का नाम दिया गया, उस व्यावहारिक व्याकरण में से कुल मिलाकर 8 नंबर के या 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उस व्यावहारिक व्याकरण को भी फिर 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। 4 भागों में एक भाग है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। इस भाषा, लिपि और व्याकरण में से भी कुल 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न होंगे और यथासंभव वो एवं वाले प्रश्न भी हो सकते हैं या अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक शब्द या एक पंक्ति में जिसका उत्तर दिया जा सके, इस प्रकार के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 2 अंक के प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि एक एक अंक के प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं होंगे। अब बात करते हैं भाषा क्या है। तो भाषा की बात यदि हम करें तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाषा शब्द जो है, भाषा नाम का जो शब्द है वह कहां से आया है? वह संस्कृत भाषा से आया है। हमने कहां से लिया? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा के किस से? तो संस्कृत भाषा की भाष नामक धातु से। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। कोई भी क्रिया है, उस क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो भाष धातु से लिया और जिसका अर्थ क्या होता है? व्यक्त वाणी, कि व्यक्त की गई वाणी ही क्या है? भाषा कहलाती है। व्यक्त, जाहिर, प्रदर्शित की गई वाणी, मुख से निकली हुई आवाज ही क्या है? भाषा कहलाती है। लेकिन वो कैसी हो? सार्थक हो, किसी प्रकार की निरर्थक वाणी न हो। अर्थात हम कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में हम ये लिखेंगे, बहुत ही सुंदर, सरल और समझ में आने लायक जो परिभाषा लिखी वो आपके समक्ष है कि मनुष्य द्वारा, कोई आदमी है, मनुष्य द्वारा अपनी इच्छाओं, विचारों, अपनी इच्छाओं, विचारों व मनोभावों के मनोभावों को, 2-3 चीजें हैं बस, ज्यादा नहीं, इच्छाओं, विचारों व मनोभावों को, मनोभाव के कर दो यहां, मनोभाव के प्रकटीकरण के लिए, प्रकटीकरण के लिए प्रयुक्त या इस्तेमाल या प्रयोग में लाए जाने वाले, के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, किए जाने वाले साधन को ही, साधन को ही भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? 2-3 चीजें निकल कर आती हैं, देखते हैं क्या होता है। कि कोई मनुष्य है, नंबर 1 बात, वह अपनी इच्छाओं को, वह अपने विचारों को और वह अपने मनोभावों को प्रकट करना चाहता है। प्रकटीकरण का अर्थ प्रकट करना चाहता है। तो प्रकट करने के लिए उसने जो साधन इस्तेमाल किया है, जो साधन प्रयोग में उसने लिया है, वह साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। जो साधन उसने काम में लिए वो साधन ही भाषा है। जो संसाधन जो उसने प्रयोग में लाया, लिए अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, विचारों को या मनोभावों को, ये तीनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, कोई 2 हो सकते हैं। उनको प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं वह साधन ही भाषा कह सकते हैं, उसी साधन को हमें भाषा कहेंगे। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। तो उसके बाद में ध्वन्यात्मक शब्दों के वर्णात्मक के वर्णन को भी भाषा कहते हैं। कई सारी भाषाएं और अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। हमें एक ये पूछा जाएगा कि भाषा की परिभाषा लिखिए, तो हम ये लिखेंगे कि मनुष्य द्वारा अपनी इच्छाओं, विचारों व मनोभावों को प्रकटीकरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन को ही भाषा कहते हैं। नंबर 1 बात ये आ गई। अब नंबर 2 पर ही हम बात करते हैं
इसको मिटा दूं। अब भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। भाषा की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, देखें। भाषा में नंबर एक बात तो यह है कि इसमें साहित्य रचना होती है। भाषा की विशेषताएं लिखिए, साहित्य रचना होती है। मैं बड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आप यहां लिख सकते हैं कि इसमें साहित्य रचना होती है। नंबर दो पर ये हम बात करेंगे इसका, या हम लिखें कि भाषा का एक व्याकरण होता है। भाषा का एक व्याकरण होता है। अब दोस्तों, यदि व्याकरण पर आप जाएं तो व्याकरण को यदि कोई कहे कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो आपको इसे पुल्लिंग ही मानना है, इस प्रकार से। और एक ये भी है, तो यहां ये शब्द गलत है और यह शब्द सही है। मतलब इसका इस प्रकार से होता है पुम धने लिंग, और ये मैं जो है ये यहां आधा आ जाता है और ये पुल्लिंग बन जाता है। अब बात करते हैं हम और आगे कि इसकी भाषा की और कोई कौन 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 सी विशेषताएं हैं। भाषा में साहित्य रचना होती है, भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है। नंबर तीन पर बात करें, भाषा का एक शब्दकोश होता है। भाषा का एक शब्दकोश होता है, मतलब डिक्शनरी होती है, आप जानते हैं इस बात को। भाषा का एक शब्दकोश भी होता है। नंबर चार पर इसका क्षेत्र, मतलब भाषा को बोलना जाने वाला जो क्षेत्र है वह बड़ा होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। बोलने वाले लोगों की संख्या, बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। जो भाषा कोई भी, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, इन भाषाओं को बोलने वाले जो जो लोग हैं, उन लोगों की संख्या भी खूब है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत है। आप देख सकते हैं हिंदी भाषा भाषी पूरा उत्तर भारत उससे भरा पड़ा है। भाषा एक का एक शब्दकोश भी होता है, भाषा की डिक्शनरी देख सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि भाषा का एक निश्चित व्याकरण भी होता है, उसके नियम होते हैं और नियमों के आधार पर ही शब्द हैं, वाक्य हैं इत्यादि का निर्माण होता है। और इसमें साहित्य रचना भी होती है, किसमें? भाषा में। अब एक तरफ ये लिखे लिखिए, एक तरफ इधर बात करते हैं। एक बात आती है बोली। बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं? तो यहां इसकी परिभाषा बहुत ही छोटी सी है। भाषा के स्थानीय रूप को ही, भाषा के स्थानीय रूप को ही बोली कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? भाषा का कोई स्थानीय जो रूप है, जैसे एक क्षेत्र विशेष का छोटा सा 10, 15, 20 गांव का, 50, 60 गांव का एक एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, उस भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। अब बोली और भाषा में कुछ अंतर भी आता है। वह अंतर क्या होता है कि भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में नहीं होती। भाषा का एक व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। भाषा का एक शब्दकोश होता है, बोली का शब्दकोश नहीं होता। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र क्या है? सीमित होता है। बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, इसको बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वह बहुत कम होती है। इसलिए ये 3-4 प्रकार के आपके सामने इसकी विशेषताएं पड़ी हैं, तो आप इनमें से इनको लिख सकते हैं। या कभी कभार हमसे पूछ लिया जाए कि भाषा और बोली में अंतर क्या है, तो भाषा और बोली का अंतर, सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा देनी है। सबसे पहला अंतर तो परिभाषा का ही होता है कि मनुष्य के द्वारा अपने इच्छाओं, विचारों व मनोभावों के प्रकटीकरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन को ही भाषा कहते हैं।
अब बोली की परिभाषा लिखेंगे कि भाषा के स्थानीय रूप को ही बोली कहा जाता है। अब दूसरा, भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। भाषा का एक शब्दकोश होता है, बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए इस प्रकार से हम अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद में एक नई चीज और आती है, आजकल वो इस्तेमाल करने लगे, एक विभाषा कहते हैं। विभाषा का अर्थ, परिभाषा वही है, भाषा से थोड़ी सी कम और बोली से थोड़ी सी ज्यादा। भाषा से थोड़े कम क्षेत्र में और बोली से थोड़े ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है या बोली का जो रूप है वह विभाषा कहलाता है। इसके विशेषताएं क्या है? इसमें अल्प मात्रा में इसमें साहित्य रचना होती है। इसकी मुख्य भाषा का व्याकरण ही इसमें प्रयुक्त होता है, मुख्य भाषा का शब्दकोश ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसका क्षेत्र भाषा से थोड़ा कम और बोली से थोड़ा ज्यादा होता है। बोलने वाले लोगों की संख्या के साथ भी वही मामला रहता है कि भाषा के वक्ताओं से थोड़ी संख्या कम होती है और बोली के वक्ताओं से संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक चीज है कि भाषा के जो रूप हैं, भाषा के रूप कितने माने गए हैं? भाषा के रूप, अब भाषा के दो रूप माने गए हैं। कौन कौन से? पहला रूप तो है इसका, एक रूप तो है, पहला या दूसरा कोई सा माने, एक रूप तो है इसका लिखित और दूसरा इसका रूप है मौखिक। दूसरा रूप कौन सा है? मौखिक। लिखित रूप सधा हुआ रूप होता है, व्याकरण सम्मत होता है। यह रूप क्या होता है? व्याकरण सम्मत, मतलब हम कह सकते हैं कि व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ होता है। और यह जो रूप है मौखिक वाला, यह क्या होता है? इसमें मुख्य सुविधा का ध्यान रखा जाता है। मुख्य सुविधा अच्छा अर्थात बोलने में ज्यादा जोर नहीं आए, हम ऐसा उच्चारण करते हैं। अब एक चीज और होती है कि लिखित और मौखिक में अंतर क्या है? यह लिखा हुआ रूप है, यह बोला गया रूप है। नंबर एक बात है। अब ये स्थायी होता है, यह व्याकरण सम्मत है, इसमें मुख्य सुविधा का ध्यान रखा जाता है। यह स्थायी रूप है, यह अस्थायी है, यह बदलता रहता है, यह बदलता रहता है। अर्थात बदलता रहता है का मतलब उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर वहां देखने को मिल सकता है। जैसे हम लिखें कि हमें 5 चीजें चाहिए या 500 रुपए चाहिए, तो हम घर वालों से कहते हैं कि पापा ये रसीद काट के देते हैं, तो वहां लिखा जाता है 500 रुपए, ठीक है। और बोलने में हम कहते हैं कि पापा 500 रुपए देना, हम कितने देना? 500 रुपए देना। आप देख सकते हैं। और कोई 500 कह देता है, उसके बाद में कोई इसका रूप बदलता है, तो कोई कह देता है 500 रुपए देना, 500, है ना। और कोई इसे 500 भी बोल सकता है। तो इस प्रकार से इसका रूप थोड़ा बहुत बदलता रहता है। एक यह बात इसमें लागू होती है। दूसरी एक बात और होती है, हमारे समाज का इतिहास, संस्कृति व सभ्यता, इनका वाहक कौन सा है? भाषा का कौन सा रूप? भाषा का कौन सा रूप आपके सामने दो है। भाषा का कौन सा रूप समाज के इतिहास का, संस्कृति का व सभ्यता का वाहक होता है, अर्थात उसका संरक्षक होता है या संरक्षण किया जाता है। तो देखिएगा, कोई भी बात है, वो बात किसी ने कही और वो एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद जाकर या तो उसका रूप बदल जाता है, या उसमें बहुत सारी चीजें, मिथ्या चीजें जुड़ जाती हैं, या कुछ आवश्यक चीजें हट जाती हैं। लेकिन लिखित रूप के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लिखित रूप ठीक वैसा का वैसा ही कई पीढ़ियों तक वह चलता रहता है।
तो भाषा के अब ये प्रश्न बनता है कि भाषा के किस रूप द्वारा समाज के इतिहास, समाज की संस्कृति व समाज की सभ्यता का संरक्षण किया जाता है। तो वह रूप हमारे सामने है लिखित रूप। मौखिक रूप से ऐसा नहीं होता। हालांकि मौखिक रूप के द्वारा भी कुछ चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित की जाती रही हैं। जैसे हम कहें कि विवाह आदि के जो गीत हैं, विवाह आदि के गीत, महिलाओं के जो गीत है, वो गीत आपने कहीं लिखे हुए देखे होंगे? नहीं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यूं ही एक साथ हस्तांतरित होते रहते हैं। एक पीढ़ी अपनी आगे वाली पीढ़ी को के हाथ में देती है कि बेटा ये आपकी धरोहर है, आप इसे गाइए, संभालिए और अपने कार्यक्रमों का को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ कुछ मात्रा में समाज का इतिहास या समाज की संस्कृति है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन मूल रूप से यदि देखा जाए तो आप किसे देंगे? लिखित वाले रूप को ही हम समाज के इतिहास, सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण का दायित्व देंगे। अब बात करते हैं भाषा की इकाइयों की। भाषा की इकाइयां, भाषा की इकाइयां कितनी मानी गई है? कुल मिलाकर 5 मानी गई है। नंबर 1 पर ध्वनि मानी गई है, उसके बाद में वर्ण माने गए हैं, उसके बाद में शब्द माने गए हैं, उसके बाद में पद माने गए हैं और तत्पश्चात वाक्य। ये 5 भाषा की इकाइयां मानी जाती हैं। ध्वनि का अर्थ मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली आवाज ही ध्वनि कहलाती है, और स्वर और व्यंजन जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, सार्थक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों का सार्थक व व्यवस्थित ध्वनि, व्यवस्थित समूह है ही क्या कहलाता है? सार्थक व व्यवस्थित समूह है शब्द कहलाता है। शब्दों का, अब कोई शब्द है वह वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद, वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात वह शब्द क्या कहलाता है? वाक्य में प्रयुक्त हो गया और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसने अपना संबंध स्थापित कर लिया, तो वही शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। और शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित, शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहा जाता है। कुल मिलाकर ये 5 इकाइयां मानी जाती हैं। अब बाद में बात करते हैं, चलिए इधर लिखते हैं कि भाषा के अंग। भाषा के अंग कितने माने जाते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो वर्ण विचार माना जाता है, जिसमें हमें वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के उच्चारण स्थल आदि के बारे में बात करते हैं, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर होता है शब्द विचार, कि शब्द की उत्पत्ति, शब्द की रचना, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति इत्यादि पर हम बात करते हैं। नंबर 3 पर होता है पद विचार, और नंबर 4 पर है वाक्य विचार, जिसमें वाक्य विन्यास पर से संबंधित चर्चा होती है, या वाक्य विन्यास के बारे में जो वर्णन हमें मिलता है वह वाक्य विचार में मिलता है। कि हमें कोई भी भाषा हो, कितनी भी बड़ी हो, कितना ही उसका क्षेत्र क्यों ना हो, बोलने वालों की संख्या कितनी ही क्यों ना हो, उससे वह व्यक्ति वर्ण काम में लेते हैं, वे शब्द काम में लेते हैं, वहां पद काम आते हैं और वहां वाक्य काम आते हैं। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यह है छोटी भाषा की सबसे छोटी चीज वर्ण है, और सबसे बड़ी चीज क्या है? वाक्य है। इन दो को, इन 4 से संबंधित ये बातें आती हैं, और इन 4 से मिलकर ही कोई भाषा बनती है, चाहे वह कितनी ही बड़ी, कितने ही बड़े क्षेत्र में, कितने ही लोगों के द्वारा क्यों न बोली जाती हो। वर्ण काम में आते हैं, शब्द आते हैं, पद आते हैं और वाक्य आते हैं। तो भाषा के ये 4 अंग और ये 4 इकाइयां मानी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा खुद जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी स्वयं किस भाषा का शब्द है?
हिंदी फारसी भाषा का हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। नंबर 1 बात, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद में हिंदी का जो मानक रूप है, हिंदी का मानक रूप कौन सा है, तो हम कहेंगे कि खड़ी बोली हिंदी है। हिंदी का स्टैंडर्ड रूप कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी। इसके अलावा हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, कुल मिलाकर 5 हैं। और हिंदी की जो बोलियां हैं वे कितनी हैं, हिंदी की बोलियों की संख्या 17 है मानी गई है। उपभाषाएं कितनी, 5, बोलियां कितनी, 17 है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी हैं उपभाषाएं और कौन कौन सी इसकी बोलियां मानी जाती हैं। बात करते हैं सबसे पहले की, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो बात आती है पश्चिमी हिंदी। नंबर 1 पर पश्चिमी हिंदी, यह क्या है, उपभाषा। इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, इसकी बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी व बुंदेली। कुल मिलाकर ये 5 बोलियां मिलकर आपस में पश्चिमी हिंदी बनाती हैं, या पश्चिमी हिंदी का जो ग्रुप है उसमें ये 5 बोलियां आपके मानी जाती हैं। नंबर 2 पर आता है पूर्वी हिंदी। भारत के पूर्वी प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, अवधी है, छत्तीसगढ़ी व बघेली। ये 3 बोलियां इसमें बोली जाती हैं। उसके बाद में बात आती है राजस्थानी हिंदी की। तो राजस्थानी हिंदी जो है उसमें 4 बोलियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती व ढूढ़ाड़ी। ये 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी की मानी जाती हैं। उसके बाद में है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली व मगही। भोजपुरी, मैथिली व मगही। उसके बाद में है जो अंतिम भी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कुल मिलाकर 2 भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, और दोनों बोलियों का रूप पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पढ़ा, समझा व लिखा जाता है, गढ़वाली व कुमायूनी। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 5 उपबोलियां आई, 5 उपभाषाएं आई, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। और इनमें कुल मिलाकर बोलियों की संख्या कितनी हो जाती है, 17 है। 1, 2, ब्रज 3, कन्नौजी 4, बुंदेली 5, अवधी 6, छत्तीसगढ़ी 7, बघेली 8, मेवाड़ी 9, मारवाड़ी 10, मेवाती 11 है, ढूढ़ाड़ी 12 है, भोजपुरी 13 है, मैथिली 14 है, मगही 15 है, गढ़वाली 16 है और कुमायूनी 17 है। आप कह सकते हैं कि हिंदी जो है, खड़ी बोली हिंदी जो है वो इन भाषाओं का मिला जुला रूप है। ये सारी भाषा बोलियां उस हिंदी में शामिल की जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक कर लिख सकते हैं, लिखना चाहें। आगे चलते हैं कि भाषा का संवैधानिक विकास क्या है। हिंदी का संवैधानिक विकास क्या है, या संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुसार हिंदी का रूप या हिंदी का दर्जा अनुसार हिंदी को प्राप्त दर्जा, किस चीज का दर्जा प्राप्त है, तो उसे राजभाषा का, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, वह है राजभाषा है। कौन सी भाषा है, राजभाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का जिक्र है, तो संविधान का अनुच्छेद है
343। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और उन्हीं 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी भी है और इसे 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 343 नंबर का जो अनुच्छेद है वह संविधान में हिंदी को समर्पित है और हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसके साथ ही भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर प्रतिवर्ष। कब से शुरू हुआ था? 1953 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को वासुदेव स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में, संविधान उस समय निर्माण किया जा रहा था, संविधान सभा में इस बात का प्रस्ताव रखा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण कर लिया जाए या राजभाषा का दर्जा दिया जाए और उसी दिन यह प्रस्ताव पास भी हो गया। बहुमत से पास होते ही हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया और उसके पश्चात 1952 ईस्वी में वर्धा हिंदी समिति ने संसद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, एक अपनी बात भिजवाई कि भैया क्यों ने हम 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को और हिंदी दिवस मनाना शुरू कर दे। तो संसद ने कहा तथास्तु, शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में 1953 ईस्वी से आज दिनांक तक हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। इसके बाद में एक और आता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात चलती है तो यह तो राष्ट्रीय मतलब भारतीय, आप इसे भारतीय भी मान सकते हो कि भारतीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस जो है वह 10 से जाता है प्रतिवर्ष। और कोई भी दिवस हो, उस दिवस को मनाने का उद्देश्य, उस दिवस को मनाने का जो कारण होता है वह ये होता है कि जैसे हम हिंदी दिवस की बात करें तो भारत में रहने वाले लोग जो है वो हिंदी दिवस मनाते हैं। उनका मानना ये है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है, इसकी उन्नति, इसकी समृद्धि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हम अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिनमें काबिलियत है वो हिंदी से संबंधित कुछ विधाएं, नाटक रच, कहानियां, उपन्यास, निबंध, कविता कुछ भी लिखकर जनता तक पेश करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जब लिखी गई तो दक्षिण भारत के और लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, उन्होंने भी हिंदी सीखी थी उन दोनों उपन्यासों को पढ़ने के लिए। तो हिंदी के लेखक और कवि इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो प्रतिवर्ष कि हम अगले साल तक ये काम करेंगे कि हम हिंदी को ऐसी रचनाएं देंगे कि जो लोग हिंदी पढ़ना नहीं जानते वे भी हिंदी सीखें और इन रचनाओं के बारे में पढ़ें। ये हिंदी दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण है। अब हम, आप और मेरे जैसे जो पाठक और श्रोता हैं उनका दायित्व है, हम भी हिंदी दिवस मनाते हैं और हम भी संकल्प लेते हैं कि हम हिंदी की विचारधारा को, हिंदी को समृद्ध करेंगे, हिंदी की समृद्धि का, उन्नति का कारण हमें बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हो सकता है कि हमें वो काबिलियत न हो कि हम हिंदी से संबंधित कुछ लिख सकें। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, लेकिन हम पर यदि हम हिंदी के लेखक और कवियों के द्वारा, लेखिका और कवियत्रियों के द्वारा लिखा हुआ यदि हम पढ़ भी लेते हैं वह पर्याप्त है। और लिखा हुआ पढ़ने के लिए जरूरी है कि लेखक, लेखिका, कवि, कवियत्रियों को उससे प्रोत्साहन मिलता है और उनको रॉयल्टी मिलती है। तो हम जो भी किताब लें गिफ्ट में लेने के बजाय हम उसे खरीद कर पढ़ें और ज्यादा उचित रहता है। इससे हिंदी के लेखक, लेखिका, कवि, कवियत्रियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हम हिंदी की जो सेवा करने का संकल्प हर वर्ष दोहराते हैं वह संकल्प भी हमारा पार चढ़ जाएगा। तो ये तो दोस्तों था
हिंदी भाषा से संबंधित मामला। अब बात करेंगे हमें हिंदी भाषा की लिपि से संबंधित, और लिपि के विषय में मैं सोचता हूं एक अलग से वीडियो बना लिया जाए ताकि उस पर चर्चा हो जाए और ये एक बड़ा वीडियो भी न बने। हिंदी भाषा का हो गया, लिपि का बनाएंगे और उसके बाद में व्याकरण पर। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की अनुमति दें। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगा तो आप मार्गदर्शन कीजिएगा कि किस प्रकार से हम अपने आप में संशोधन सुधार कर सकते हैं। आपकी दुआएं, आपका साथ, आपकी मोहब्बतें जिंदा रहें। नमस्ते, जय हिंद।